हेलो बच्चों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं हमारे सारे बच्चों का बोर्ड की तैयारी एकदम बम्पर एकदम ताबड़तोड़ चल रही होगी। इसमें कोई कोताही नहीं है सर, आप चिंता मत करिए। आप बस जल्दी जल्दी हम लोग का वन शॉट रिवीजन कंप्लीट करा दीजिए। हम लोग खूब एकदम पढ़ रहे हैं ताबड़तोड़। ठीक है, मुझे यही चाहिए बच्चों कि आप लोग एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करिए, क्योंकि अब बोर्ड की परीक्षा ज्यादा दिन नहीं रह गई है बच्चों। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, चलिए हम लोग बात करते हैं अपने एक नए चैप्टर, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन है। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी आखिर है क्या। तो बायो में टेक्नोलॉजी को इंसर्ट करा के यानी घुसा के हम अपने मनचाहा उत्पाद यानी प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। जैसा हम चाहे वैसा प्रोडक्ट हम उत्पन्न कर लें। तो ये जो अपने जैसा मतलब कि अपने मनचाहा जो उत्पाद हम लोग यानी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हम लोग बायोलॉजी के अंदर यानी कि उसके जीन के उसके डीएनए में ऐसा बदलाव करके हम लोग ये सब सारी चीजें हासिल कर रहे हैं। तो हमारा इसका मोटिव क्या था? हमारा इसका मोटिव है कि मानव कल्याण के लिए जो भी प्रोडक्ट हो वो चीज कम न पड़े। जैसे दवा हो गया, जैसे किसानों के लिए बीज हो गए, तो इसमें कुछ ऐसा बदलाव कर दे जिससे मानव कल्याण के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो बच्चों। तो बायो में टेक्नोलॉजी को प्रवेश करा के अपने मनचाहा उत्पाद हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यही है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उत्पाद बना रहे हैं, वह प्रक्रिया हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। यानी प्रीवियस लेक्चर अगर आप नहीं देखे तो वहां जाकर प्रीवियस लेक्चर देखिए, जिससे आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगी कैसे बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस हुई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कौन से ऐसे प्रोडक्ट बना लिए हैं, कौन हमारे काम के लिए हैं, क्या क्या चीजें हैं जो बदलाव करने के बाद हमारे लिए लाभकारी साबित हुए हैं। आइए इसी चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यानी इस चैप्टर में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जिसमें हमें सक्सेसफुली हम लोग एक्सपेरिमेंट को सफल बना लिए हैं अपने। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन। तो बच्चों जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं, आइए इस चीज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज, बायोटेक्नोलॉजी हैज वेरिड एप्लीकेशन। किस किस फील्ड में हमने बच्चों जो है सक्सेसफुल हासिल किया है, यानी सक्सेस हमें मिला है किस किस फील्ड में। तो थेरेप्यूटिक्स के फील्ड में यानी चिकित्सीय क्षेत्र में मिला है, डायग्नोसिस क्षेत्र में जिसमें हमको रोगों से निदान पा सकें उसके क्षेत्र में हमें सफलता मिली है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में जो हम अपने अनुसार उस जीनों में बदलाव करके हम लोग खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त की है। प्रोसेस फूड भोजन के उत्पादन में, बायो रेमिडेशन जैविक उपचार में, वेस्ट ट्रीटमेंट जो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जैसे नाला वाला का पानी होता है या बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, तो इसको फिर से मानव के उपयोगी बनाने के लिए इसमें भी हमने सफलता हासिल कर ली है। एनर्जी प्रोडक्शन में यानी कि जो ऊर्जा होता है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धरती पर रहने वाले जितने भी जीव उनके लिए जो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, वो भी भारी मात्रा में किया जा चुका है। तो ये सारा जो सेवन चीज जो आप देख रहे हैं, ये चीज ये एप्लीकेशन है जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, यानी जिसपे हमें सक्सेस मिली है। सक्सेसफुल, ठीक है बच्चों। तो आइए समझते हैं कुछ ऐसे क्रिटिकल रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से हैं। प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट एज इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन बाय एनर्जिंग द कैटलिस्ट टू एक्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बहुत सारे प्राप्त किए हैं। जैसे कि फ्लेवर सेवर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि कैसे मतलब अब आज के ही वीडियो में हम लोग फ्लेवर सेवर, बीटी कॉटन, ये सब सारी चीज पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में टेक्नोलॉजीज पढ़े थे, प्रोसेस पढ़े थे कि कैसे पीसीआर कर रहे थे, कैसे हम लोग होस्ट का फॉरेन डीएनए को मिला के हम लोग अपने मनचाहा प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, कि दूसरे का मशीनरी सिस्टम यूज करके उस बैक्टीरिया को नुकसान न पहुंचाए के हम अपने लिए भी उत्पाद बना ले रहे थे।
तो आइए इसी चीज को समझते हैं। बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में क्या क्या मदद किया है बायोटेक्नोलॉजी। इसने किया है फूड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय अप्लाइंग बायोटेक्नोलॉजी बाय द फॉलोइंग वेज। कौन कौन सा? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर की सफलता मिली है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में सफलता मिली है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में भी हमें सफलता बच्चों मिल चुकी है। उसी के साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई बिकॉज ऑफ यूज टू इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज। इसमें अलग अलग क्रॉप वेराइटीज में हमने सफलता हासिल की है। यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स में भी हमने सफलता हासिल की है। यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ने भी हमने सफलता प्राप्त की है। एग्रोकेमिकल्स आखिर होता क्या है? एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव फॉर फार्मर इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड आल्सो हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। एग्रोकेमिकल का मतलब होता है एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर, केमिकल्स का मतलब ये जो केमिकल प्रोडक्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? महंगे होते हैं किसानों के लिए, जो कि जो डेवलपिंग जो विकसित देश हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट भी पहुंचाता है एनवायरनमेंट के लिए। तो जो विकसित देश हैं ये सोचती हैं कि हमारे देश को हमारा इन्वायरमेंट खराब भी ना हो और हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को डेवलप कर दिया। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होता है ये क्या होता है, ये इसके बारे में समझते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं या प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल whose genes have been altered by manipulation। इनके जीन को हम लोग अल्टर्ड कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग? तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप हैव रिजल्टेड, जिससे हमें क्या मिलता है? इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्टेज जैसे कोल्ड, ड्रॉ, साल्ट, इट इज हीट। कि प्लांट जो है कोल्ड रीजन में, ड्रॉट रीजन में जहाँ सूखा पड़ जा रहा है, जहाँ पे जो मिट्टी नमकीन है, जहाँ पे गर्म स्थान है, तो वहां पे भी प्लांट कैसे सरवाइव करें, उसके हमने क्या किया? उसमें ऐसा बदलाव कर दिया कि वो इस सारे एरिया में भी अच्छे से विकसित हो सकते हैं बच्चों। उसके साथ साथ हमने क्या किया? रिड्यूस रेलियंस या केमिकल पेस्टिसाइड, और हमने ऐसा प्लांट को बना दिया है कि इसपे कीड़े मकोड़े का प्रभाव भी कम पड़े, जिससे हम लोग पेस्टिसाइड्स का भी यूज कम कर सके। ठीक है। फिर हमने कम कर दिया रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, खेती के बाद जो नुकसान होते थे उससे भी हमने कम कर दिया। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूज बाय प्लांट, हमने प्लांट के लिए बहुत सारे ये क्षमता बढ़ा दी कि बहुत सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट अर्ली एक्सजेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ गई। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, हमने क्या किया? उस फूड के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हमने बढ़ा दिया, जैसे विटामिन ए एनरिच राइस, जिसे हम लोग गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। जो गोल्डन राइस है उसमें क्या था कि उसमें विटामिन ए का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने ऐसा उसे जीन उसमें इंसर्ट करा दिया जिससे वो विटामिन ए सिंथेसाइज करता है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स सच एज स्टार्चेस, फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल ऑफ टू इंडस्ट्री। ठीक है। ये सब सारे गोल्डन राइस में बच्चों, अभी हम इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि गोल्डन राइस को हम लोग इसे गोल्डन राइस कहते हैं। देखो, हम लोग को ये पता था कि चावल खाने से हमें विटामिन ए तो मिलेगा है नहीं, और विटामिन ए हमारे आंख के लिए कितना ज्यादा फायदा है, क्योंकि बीटा कैरोटीन का सिंथेसिस करता है जो हमारी आंख की रोशनी को बढ़ा देता है बच्चों। तो अब जो फैमिली गाजर नहीं खा सकती, गाजर महंगे हैं, तो इसके लिए क्या है कि चावल में ही वैज्ञानिकों ने ऐसा मॉडिफिकेशन कर दिया कि अब चावल खाएंगे तो भी आपको विटामिन ए मिल जाएगा, जिससे आपकी आंख की रोशनी बरकरार रहेगी, उसमें बीटा कैरोटीन आपको मिल जाएगा, बी 12। ठीक है। तो आइए समझते हैं कि बीटी कॉटन क्या है, जिसे हम लोग बीटी क्रॉप के नाम से जानते हैं। क्या होता है बीटी क्रॉप? तो जिन फसलों में इस जीवाणु से पृथक किए गए जीन को स्थानांतरित किया गया उन फसलों को बीटी क्रॉप कहते हैं। जैसे अब इससे कौन कौन से प्लांट बनाए? बीटी कॉटन है, बीटी मेज है, बीटी राइस है, बीटी टोमेटो है, बीटी पोटैटो है। बीटी टोबैको प्लांट भी है जो सबसे पहले बनाया गया था, फर्स्ट फॉर्म, यानी टोबैको प्लांट को पहले विकसित किया गया था। आइए समझते हैं बीटी कॉटन क्या है। देखो, कॉटन का मतलब बच्चों होता है रुई का पौधा। अब इसकी थोड़ी सी कहानी सुन लो। होता ये है कि जो रुई का पौधा है, जब इसके किसान जब इसको भारी मात्रा में इसका खेती करते हैं, तो क्या होता है? एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा क्या करता है कि इस पौधे पे आता है और इसके सारी पत्तियों को खा जाता है। जब पत्तियों को खा जाएगा तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगा, फ्लावर नहीं लगेगा, तो इसमें रुई भी नहीं बनेगा। ये है कॉटन। ठीक है। अब ये इंसेक्ट इतना ज्यादा नुकसान कर रहे थे कि पूरा का पूरा फसल एकदम उजड़ जाता था, किसानों को कुछ भी लाभ नहीं होता था। तो किसानों को परेशान देख के वैज्ञानिकों ने सोचा
कि हम क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से इस पौधे में ऐसा बदलाव कर दे कि जवन कीड़ा एके खाए वो कीड़वे मर जाए। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया बच्चों। जो बैक्टीरिया था उसका नाम था बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। क्या नाम था? बैसिलस थ्रूनजेनेसिस। थ्रूनजीनेसिस। अब इस बैक्टीरिया क्या करता है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है जिसका नाम है क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन। अब एक क्राइजीन, बैक्टीरिया के अंदर की बात करें, क्राइजीन क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है क्राई प्रोटीन। अब एक क्राई प्रोटीन क्या है? एक टॉक्सिक मटेरियल है, एक टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है बच्चों। अब ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये बैक्टीरिया के लिए नुकसान नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया बनाता है इसको, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया को खाएगा वो मर जाएगा। तो क्या होता है, ये क्राई प्रोटीन क्या होता है, अल्कलाइन पीएच पे, यानी हम लोग बोलते हैं जब इसे पीएच 7.4 के लमसम जब इसे मिलता है बच्चों ना, तब ये टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस एक्टिवेट हो जाता है। तब ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसके पहले ये इनएक्टिवेट रहता है। तो बैक्टीरिया बना रहा है क्राइजीन से, और क्राइजीन क्राई प्रोटीन बना, ये टॉक्सिक मटेरियल, लेकिन ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिवेट फॉर्म में है। लेकिन जब बैक्टीरिया कोई दूसरा चीज खाएगा तो उसके स्टमक में जाके जो उसका पीएच होगा उसके पीएच में एक्टिवेट हो जाएगा और उस इंसेक्ट का डेथ हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जैसे आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े, तो साइंटिस्टों ने क्या कि उस बैसिलस जो बीटी, ये देखो इसका नाम हो गया बीटी, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस का ये जीन निकाला। और जीन निकाल के आप लोग पढ़े एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस विधि द्वारा, जो प्लांट के अंदर इंसर्ट कराते हैं। एग्रोबैक्टीरियम पिछले क्लास में मैंने बताया था उसके बारे में, प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर करने की टेक्निक होती है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस की सहायता से वैज्ञानिकों ने इस जीन को, क्राई जीन को निकाला और इस प्लांट के अंदर इंसर्ट करा दिया। अब ये जो क्राई जीन था, ये क्राई प्रोटीन बनाता है क्रिस्टल फॉर्म में। इस फॉर्म में ऐसे ऐसे पार्टिकल के फॉर्म में बनाता है। ठीक है। अब जब ये प्लांट भी बनाने लगे, तो प्लांट का पीएच ऐसा था कि प्लांट के लिए नुकसानदेह नहीं था, लेकिन प्लांट को जो खाएगा उसके स्टमक में जाएगा, उसके स्टमक में जब वो पचाएगा तब उसके पीएच में एक्टिवेट हो जाएगा और ये जहर बन जाएगा, जिसकी वजह से इंसेक्ट की मृत्यु हो जाएगी निश्चित ही। तो पौधे के अंदर, इसके पत्ती में, इसके फूल में, इसके स्टेम में, हर जगह ये क्राइजीन पाया जाने लगा, जिसकी वजह से ये क्राई प्रोटीन बनाने लगे और कोई भी इंसेक्ट इसे खाता था, धीरे धीरे क्या हो गया कि सारे इंसेक्ट इस पे आक्रमण बोलना बंद कर दिए, जिसकी वजह से ये फसल पूरा का पूरा बच गए बच्चों। तो यही है बीटी कॉटन। बीटी का मतलब हो गया बैसिलस थ्रोजेनेसिस बैक्टीरिया। कॉटन के अंदर इस बैक्टीरिया का जीन प्रयोग करके हम लोगों ने ये पूरी कहानी रची। तो ये छोटी सी कहानी से आपको पूरा बीटी कॉटन की कहानी समझ में आ गई होगी। आइए अब इसी को हम लोग पढ़ लेते हैं कि लिखा है कि सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रोजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सम इंसेक्ट लाइक लेपिडोप्टेरॉन। ये बैक्टीरिया का नाम और ये इंसेक्ट के नाम है जो कि प्लांट की पत्तियों को खा जाते हैं, जैसे बडवार्म हो गया, आर्मी वार्म हो गया, कोलियोप्टेरांस हो गया जिसे बीटल्स कहते हैं, डिप्टेरेंस, फ्लाइज, मॉस्किटो, ये सब बहुत नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। बैसिलस thuringiensis फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म में विच कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जो मैंने बताया क्राई प्रोटीन। फिर क्या होता है, बीटी टॉक्सिन है इनिशियली इनएक्टिवेट प्रोटॉक्सिन, बट आफ्टर इंजेक्शन बाय द इंसेक्ट देयर इनएक्टिव टॉक्सिन बिकम एक्टिव ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट विच सब्सटेंस द क्रिस्टल। यानी वैसे ये इनिशियली इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ये इंजेक्शन किया जाएगा इंसेक्ट के द्वारा, उसके पेटवा में जाएगा, एल्कलाइन पीएच पाएगा और ये सॉल्युबल क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएगा, जिसकी वजह से उसके पेट की दीवार को फाड़ देगा। ये इतना खतरनाक होता है। तो अब जब इंसेक्ट मरने लगेंगे तो उसके अड़ोसी पड़ोसी देख के जो इंसेक्ट का होगा, कह रही ई काहे मरा, तो कहेंगे अरे वही पेड़वा खा के आया है जिसकी वजह से मर गया। तो सारे इंसेक्ट जो होंगे सजग हो जाएंगे कि भैया उस पेड़ की पत्ती को नहीं खाना है, वो जहर पैदा कर रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे उस पे इंसेक्ट आना बंद कर देंगे और फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। तो किसानों को क्या हुआ, इससे लाभ ही तो मिला। आइए समझते हैं आगे और क्या हुआ कि जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल, वही इंसेक्ट के अंदर क्रिएटिंग पोर्स कॉजेज सेल सेल लाइसिस फर्दर लीडिंग टू द डेथ ऑफ इंसेक्ट, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या हो जाता है बच्चों, मर जाता है। स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन obtained from Bacillus thuringiensis are used in several crop plant like cotton. The toxin coated by gene क्राई जीन होता है।
ठीक है, जैसे प्रोटीन इनकोडेड क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, ये जीन के प्रकार है बच्चों। जैसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए से क्या बनता है बच्चों? एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए से बच्चों क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो अब ये प्रोटीन ही तो एंजाइम का काम करते हैं। जैसे आप लोग इसे कह रहे थे सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा हम लोग इतनी बार पढ़ लिए कि पूछो ही मत। ठीक है, तो ये प्रोटीन ही बन रहा है, तो ऐसे ही प्रोसेस ये हो रहा है। वैसे ही क्या बना? अब देखो, क्राई कंट्रोल कॉर्न बोरर, जो कॉर्न होता है उसमें छेद न हो जाए, ये क्राई 1 AB जीन वाला बनाता है, उसमें बचाता है उसको। वैसे बीटी टोबैको प्लांट में फर्स्ट कल्चर टू किल हॉर्नवर्म, जैसे मंडूका सेक्स्टा उस इंसेक्ट का नाम था। ठीक है, अब पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट कौन कौन से होते हैं? जैसे अनिमेटोड, मिलोडाइनी, इकोग्निटा इन्फेक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट विच रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। एक निमेटोड था जो कि क्या करता है कि टोबैको के रूट में आके बैठ जाता है और उसके प्रोडक्शन को घटा देता है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग आरएनए इंटरफेरेंस। उन्होंने क्या एक टेक्निक अपनाया, वैज्ञानिकों ने। किसानों का ये प्रॉब्लम देखे उन्होंने टेक्निक अपनाया जिसे कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, अब देखो आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लो बच्चों। कि जैसे हमने कहा कि डीएनए से डीएनए बनता है और डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए बन जाता है। और एमआरएनए से बच्चों क्या बन जाता है? प्रोटीन बनता है। तो आपने ये देखा कि जब डीएनए होता है जो डबल स्ट्रैंड होता है, जब इससे एमआरएनए बनता है तो सिंगल स्ट्रैंड बनता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये आरएनए इंटरफेरेंस आगे चल के प्रोटीन बना देगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यहाँ पे एक और स्ट्रैंड को घुसा दिया। यानी वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक स्ट्रैंड यहाँ पे और घुसा दिए। जब एक और स्ट्रैंड घुसा दिए तो अब देखो क्या है कि अब पेयर में हो गया। तो यानी कि जो एमआरएनए था, जब ये पेयर में हो गया तो ये नॉट फॉर्म प्रोटीन। तो बच्चों, ये प्रोटीन नॉट फॉर्म प्रोटीन, तो ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। जब तक एमआरएनए सिंगल नहीं होगा तब तक ये प्रोटीन नहीं बनाएगा। यानी कि हमने क्या किया कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हमने एक एक्स्ट्रा आरएनए का इंटरफेयर करा दिया, जिसके वजह से ये प्रोटीन ही बनना बंद हो गया। अब जब ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया का ये जो जीन होगा, जो रूट के टोबैको प्लांट का जो रूट था उसे इफेक्ट कर रहा था, अब वो कर ही नहीं पाएगा। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे समझो कि टोबैको का प्लांट है, ये इसका रूट है। ठीक है, अब ये समझो कि एक निमेटोड है, ये रहा निमेटोड। ये निमेटोड इसके बैक्टीरिया का ये जो तंबाकू का पौधा है इसके रूट में जाता है और इसे इन्फेक्ट कर देता है। तो कैसे इन्फेक्ट करेगा? जब तक ये निमेटोड प्रोटीन नहीं बनाएगा, यानी कि जब ये एंजाइम नहीं बनाएगा, एंजाइम, तब तक इस प्रोटीन नहीं बनेगा, एंजाइम नहीं बनेगा, तो इसके रूट में कोई खराबी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। तो वैज्ञानिकों ने तो वही इसका फायदा उठाया कि इसको प्रोटीन बनने ही नहीं दे रहा है। इसके अंदर ऐसे जीन आरएनए का इंटरफेरेंस करा दिया कि ये प्रोटीन को बाधित कर दे रहा है। यानी डबल स्ट्रैंड जब एमआरएनए बन गया तो प्रोटीन बना ही नहीं। इसकी वजह से इन्फेक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होता है विच इज टेक बाय द साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कम्प्लीमेंटेड डबल स्ट्रैंड आरएनए, तो ये एक साइलेंसिंग प्रोसेस है। इसमें एमआरएनए क्या हो गया? कंप्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंड आरएनए के फॉर्म में हो गया। तो जिसकी वजह से जो डबल स्ट्रैंड आरएनए होता है बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए साइलेंसिंग, जिसकी वजह से ट्रांसलेशन, यानी कि जब डीएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनने इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन में क्या हो गया? आरएनए जैसे इंटरफेरेंस कर देते हैं, यानी ये साइलेंस्ड प्रोसेस हो गया। अब ये प्रोसेस आगे फर्दर नहीं बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, तो बाई यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर निमेटोड स्पेसिफिक जीन वेर इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट which produce both sense and antisense RNA in the host cell। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि निमेटोड का प्रोटीन तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जब निमेटोड अपना जीन इस प्लांट के अंदर भेजेगा बच्चों, तो पहले से वैज्ञानिकों ने इसके अंदर वो जीन भेज दिया। एक्स्ट्रा आरएनए वाला जो इंटरफेरेंस कर रहा था, जो उसको रोक रहा था, इसको पहले से भेज दिया।
अब बैक्टीरिया अपना भेजेगा, इसका बनाएगा, और जैसे ही अपना सिंगल एक बनाया, अब देखो जैसे इसमें चल क्या रहा है, मैं दूसरा पेन यूज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझाना बहुत जरूरी है। कि समझो कि ये निमेटोड जो है, ये अपना डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए बनाया। किसके अंदर, प्लांट के अंदर। ठीक है। और प्लांट के अंदर वैज्ञानिकों ने पहले से एक एक्स्ट्रा एमआरएनए डाल रखा है। तो अब जैसे ही ये अपना एक बनाया, और बनाने के बाद जैसे ही सोचेगा कि आगे मैं प्रोटीन बनाऊं, वैसे ये वाला आरएनए आके इससे बाइंड हो जाता है बच्चों। तो अब ये आगे बढ़ पाएगा, बताओ? नहीं बढ़ेगा ना। तो यही प्रोसेस को इंटरफियर करा देना, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं साइलेंसिंग। क्या कहते हैं, साइलेंसिंग करते हैं। क्लियर? एक बार और से समझा देता हूं। जैसे मान लो ये प्लांट है टोबैको, और ये है नीमेटोड। प्लांट के अंदर पहले से एमआरएनए प्रेजेंट है। निमेटोड डीएनए से क्या बनाया, एमआरएनए बनाया। अब ये आगे फर्दर क्या करेगा, ट्रांसलेशन, तब से ये एमआरएनए के से बाइंड हो गया। अब जब बाइंड हो गया, तो ये एमआरएनए क्या हो गया, डबल स्ट्रैंड एमआरएनए हो गया ना बच्चों। तो जब डबल हो गया, तब ये आगे की प्रोसेस नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात। क्लियर हो गई? यस। चलो, these two RNA, अब ये जो दोनों आरएनए होते हैं, these two RNAs are complementary to each other and form double-stranded RNA. Double strand that initiates RNAi and hence silence specific mRNA of the nematode. ठीक है। The parasite cannot survive in the transgenic host to protect the plant from pest. इसकी वजह से ये जो पैरासाइट है प्लांट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। प्लांट्स का जो केमिकल सब्सटेंस हो गया, फिर इसकी इम्यून सिस्टम हम लोग कह दें, वो इस निमेटेड के जीन को नष्ट कर देगा, जिससे उसके अंदर इन्फेक्शन नहीं पहुंचा पाएगा। आइए समझते हैं बच्चों दूसरा टॉपिक, कि बायोटेक्नोलॉजी ने मेडिसिन में कितना ज्यादा मदद किया, जिसके वजह से जो बीमारी, अलग अलग प्रकार की जो बीमारी होती हैं, इसकी जो दवाएं बनाई जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाई जाती हैं। यानी कम समय में बहुत ज्यादा मात्रा में दवा का प्रोडक्शन किया। जैसे सिंपल एग्जांपल आप लोग समझें, कि कोविड का जब समय था, कोरोना, तो इसमें बहुत सारी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा, जो कि ये वैक्सीन्स बना रही थी। तो आप हमेशा डेली जैसे क्रिकेट का स्कोर चेक करते थे, वैसे आप लोग कोविड का केस चेक करते थे। हमारे बनारस में कितने केस आए, हमारे मिर्जापुर में कितने केस आए, हमारे प्रयागराज में कितने केस आए, तो मोबाइल में हम डेटा देख रहे थे। लेकिन उस दरमियान वैज्ञानिक, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी वाली जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, ये वैक्सीन्स बनाने का काम कर रहे थे। तो अब सोचो कि हमारी मेडिकल इतनी आगे होने के बावजूद कोविड की वैक्सीन बनाने में कम से कम 6 से 7 महीना, या बोल दो कि साल भर से ज्यादा का समय ले लिया था। ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने सफलता हासिल किया कि नहीं किया, तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया बच्चों। तो ये दवा जब एक बार बन गया, वैक्सीन, तो अब कोविड चाहे जब भी आए, तो वैक्सीन बना के तो रख दिया गया है। तो ये वैक्सीन 6 महीने में इतना ज्यादा इसकी प्रोडक्शन कर दी गई, कि पूरे वर्ल्ड में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये कैसे संभव हो पाई, ये बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव हो पाई। तो कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करना। ठीक है। यही तो खूबसूरती है बायोटेक्नोलॉजी की। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इस बायोटेक्नोलॉजी जब आप 12th कर लीजिए, तो अगर आपको बीएससी करने का मौका मिले, अगर आपका बीएससी करने का मन हो, तो बायोटेक्नोलॉजी आप अपने मैंडेटरी सब्जेक्ट में जरूर ऐड करिएगा। जैसे इस फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, जरूर करिए आप लोग, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे आप। तो ऐसे सोचो कि कम समय में बहुत सारी वैक्सीन प्रोड्यूस कर ली गई। तो वैसे ही अब ये जो एक बार हमें देखो, कोई चीज हमें बस कहते हैं ना, हमें बस एक बार रास्ता बता दो, मैं वहां हमेशा चला जाऊंगा। तो वैसे ही जब हम लोग वैक्सीन बनाने का एक बार प्रक्रिया ढूंढ लिए, यानी 6 महीना क्या लगा, हम लोग उस प्रक्रिया को ढूंढ रहे थे, प्रोसेस कैसे हम लोग बनाएं, क्योंकि उसमें एक बार बनाने में सफलता नहीं मिलती है। ठीक है। तो करते 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 प्रयास करते 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 6 से 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, साल भर हमें जब लगा, फाइनली हमने जब उसमें सक्सेसफुल जब हम लोग हो गए, हमें जब सक्सेस मिला उसमें, तो हमने उसे पूरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो वैसे ही दोस्तों आपको बता दें कि जो रिकॉम्बिनेंट यानी टेक्नोलॉजी यूज फॉर प्रोडक्शन थेरेप्यूटिक ड्रग्स विच इज सेफ एंड इफेक्टिव, जो सुरक्षित हो और कारगर साबित हो, ये अवॉइड करता है अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज commonly observed with similar product isolated for non-human sources। ये
प्रोडक्ट आइसोलेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है कि ह्यूमन के बॉडी पे कोई अनवांटेड इफेक्ट ना डाले, कि भाई वैक्सीन लगा रहे हैं, एक बीमारी ठीक नहीं करे तो उसे दूसरा का बीमारी पैदा हो जाए, ऐसा ना हो। इस चीज को भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग वैक्सीन डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल नहीं करते हैं, हम लोग चूहे पे इसका प्रयोग करते हैं, कि डायरेक्ट ह्यूमन का जान प्यारा है, ह्यूमन का जान कॉस्टली है, लेकिन एक चूहे का जान कॉस्टली नहीं है। भाई देखो, बायोलॉजी, विज्ञान, साइंस अपने पे पहले प्रयोग नहीं करेगी, पहले जब तक इसका प्रमाण सक्सेस इसे नहीं मिल जाता है तब तक ये मार्केट में लॉन्च नहीं करता है बच्चों। ठीक है, आप आगे चलेंगे तो इस चीज को भी समझ जाएंगे। अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को लेके पूरे देश में अभी 30 यानी 30 रिकॉम्बिनेंट दवाएं ऐसी हैं जो अप्रूव कर दी गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि वर्ल्ड में हर जगह क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब हो रही हैं, जिनका यूज हर जगह हो रहा है। तो वैसे ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, अब ये सबसे बड़ी समस्या है इंसुलिन की। अब ये जो इंसुलिन है बच्चों, ये इंसुलिन किन्हें दिया जाता है, जिन्हें डायबिटीज हुआ हो। अब ये डायबिटीज क्या होता है बच्चों, डायबिटीज एक ऐसी गंभीर बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति के शरीर में जो उनका ग्लूकोज होता है, जो खाना खाते हैं तो उससे बनता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। जब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा तो उनके अंदर फैट नहीं बनेगा, फैट नहीं बनेगा तो उनके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होगा, बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये रुक जाती है। और ये जो ग्लूकोज होगी इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो ये ग्लूकोज का मात्रा एक्सेस बढ़ जाने की वजह से ये खूनों के अंदर इतनी ज्यादा हो जाए कि गुड़ खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, स्वीटिंग होने लगती है। ठीक है, जैसे बॉडी में क्या होता है कि मांस नहीं लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, वेट लॉस होने लगती है। और ये तब खतरनाक हो जाती है जब ग्लूकोज यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगती है, तो जो जननांग होते हैं वो काले पड़ने लगते हैं, शरीर कमजोर हो जाती है, शक्ति नहीं रह जाती शरीर में। इसके बहुत सारे लक्षण हैं बच्चों। तो इसी से बचने के लिए ये जो डायबिटीज होती है इसके दो टाइप्स होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इंसिपिडस वाला जो होता था ये बच्चों जो है 40 साल के बाद वाले पर्सन को होता है। 40 से 45 साल जब हो जाती थी आयु तब उनको होती, यानी कहते थे ज्यादा मोटे लोगों में ये बीमारी होती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अब ये छोटे छोटे बच्चों में भी हो रहा है। तो जो छोटे बच्चों में होता है उसे कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें इंसान को इंसुलिन लेना पड़ता है, और इंसुलिन अगर एक बार शरीर को लग गया ना तो शरीर को उसकी लत लग जाती है। लेकिन हाँ, कहते हैं एक्सरसाइज दवा के द्वारा ये छूट भी सकती है। और आदमी को सबसे बड़ा जरूरी चीज है कि जो डायबिटीज पेशेंट है उसका परहेज, कहते हैं ना, सुरक्षा का कवच। तो इस बीमारी का सुरक्षा कवच जो है उस पेशेंट के लिए उसका परहेज है, कि अगर उसको मीठा डॉक्टर ने मना कर दिया कि मीठा मत खाओ तो उसे ये चाहिए कि मीठा छुए तक नहीं। उसे डॉक्टर बोल दे कि तुम्हें सुबह टहलना है तो उसे टहलना ही चाहिए। उसे दूसरे लोगों से कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अरे देखो वो नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूं। भाई तुम पेशेंट हो, वो नॉर्मल बंदा है, वो नहीं जाएगा उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तुम पेशेंट हो, तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगा। तो ये पेशेंट के दिमाग की जो मेंटेलिटी होती है इसको चेंज जब वो कर देंगे तब वो सही हो जाते हैं। यानी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता है। तो कंट्रोल करने के लिए वैज्ञानिकों ने जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा इंसुलिन बनाना प्रारंभ किया। ठीक है, कैसे बनाया, जैसे हम जानते हैं कि जो इंसुलिन होता है बच्चों इसमें दो शॉर्ट पेप्टाइड चेन होते हैं, एक चेन ए होता है, चेन बी होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं सल्फाइड ब्रिज के द्वारा। ये देख रहे हो, ये जो सल्फाइड, इसे हम लोग कहते हैं सल्फाइड ब्रिज। ये जो सल्फाइड ब्रिज होता है ना बच्चों, ये पॉलीपेप्टाइड चेन ए और बी को जोड़े रखता है। ठीक है, और ये वाला सी पेप्टाइड ये एक्स्ट्रा चेन है। तो आइए आगे अभी इसको हम समझेंगे। फिर क्या होता है कि इन मैमल्स इंसुलिन सिंथेसाइज एज अ प्रो हार्मोन, जो ह्यूमन के अंदर इंसुलिन सिंथेसाइज होता है वो प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, दैट नीड टू प्रोसेस टू बिकम मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन, इट कंटेन एक्स्ट्रा, इसे कॉल्ड सी पेप्टाइड। अगर इसे मेच्योर बनाना है
तो वैज्ञानिकों को करना क्या होगा कि ये जो सी वाला चेन होगा इसे काट के हटा देना होगा। तो जो सी पेप्टाइड होता है इज एब्सेंट इन मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन। तो इंसुलिन जब मैच्योर होगा तो सी पेप्टाइड को काट के हटा देते हैं। अर्लियर इसके बाद इंसुलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल पिग्स, सम पेशेंट बिगेन डेवलपिंग एलर्जी। तो ये क्या होता है, जो इंसुलिन था, तो अब किसी मानव को मार किसी ह्यूमन को किल करके उसके शरीर से उसका पैनक्रियाज निकाल के हम लोग इंसुलिन नहीं बनाएंगे। हम लोग कहें ना, अभी वो मानव का जो जो ह्यूमन होते हैं उसका जान बहुत प्यारा होता है, कीमती होता है, तो हम लोग दूसरे जानवरों को मारते हैं। तो वैज्ञानिकों ने सुअर और जो पालतू जानवर होते थे उनको मार के उनका पैनक्रियाज निकाल के उनसे इंसुलिन निकालते थे। लेकिन कभी कभी केस में क्या होता था कि वो जो इंसुलिन होता था वो किसी किसी पर्सन में एलर्जी कॉज कर देता था, जिसकी वजह से उस पेशेंट की भी मृत्यु हो जाती थी। उधर जानवर भी मर गया और इधर पेशेंट भी मर गया। अब वैज्ञानिकों के अंदर बहुत बड़ी समस्या हो गई कि जानवरों से निकालना ये इंसुलिन कारगर साबित नहीं हो रहा है। तो वैज्ञानिकों ने इसका प्रोडक्शन शुरू किया इंसुलिन बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के द्वारा। जो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, ह्यूमन इंसुलिन के बारे में भी मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया कि कैसे बैक्टीरिया का वेक्टर ह्यूमन का वो पेनक्रियाज का बीटा सेल जो इंसुलिन बनाता है उसको उन्होंने उसमें वेक्टर में इंसर्ट कराया, फिर उस वेक्टर को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करा दे, जिसपे बैक्टीरिया अपना प्रोडक्ट बनाता था, उसका भी क्या कर देता था, सिंथेसिस कर देता, जिससे प्रोडक्ट बन जाते थे और वैज्ञानिक उस प्रोडक्ट को निकाल रहे थे। और इस चीज को सबसे पहले जो बनाए थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स के द्वारा, वो अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली। क्या नाम था, एली लिली। 1983 में इसने प्रिपेयर किया टू डीएनए सीक्वेंसेस करिस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन, इंट्रोड्यूस देम इन प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई फॉर प्रोडक्शन। इन्होंने ए और बी चेन को बनाया और ई कोलाई के अंदर इंसर्ट करा दिया इसके प्रोडक्शन के लिए। ए एंड बी चेन प्रोड्यूस वेयर सेपरेटेड, लेकिन ये अलग अलग बने। वैज्ञानिकों ने सल्फाइड ब्रिज के द्वारा जोड़ दिया। देखो अब क्या है, बी और ए दोनों को जोड़ दिया। अभी क्या हो गया, सी वाला फ्री हो गया, अलग हो गया, इसको हटा दिए, क्योंकि काम का तो हमारे बस यही है। अब यही इंसुलिन क्या है, हमारे काम का है। वैज्ञानिकों ने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे ह्यूमन इंसुलिन बना दिया बच्चों। तो ऐसे जेनेटिकली इंजीनियरिंग की सहायता से इंसुलिन का प्रोडक्शन किया गया। ठीक है, क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई? तो मेडिकल के फील्ड में सबसे पहले इंसुलिन पे काम किया गया था, वैक्सीन भी बच्चों किया गया था, जो कि फर्दर आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि जीन थेरेपी क्या होता है। जीन थेरेपी एक ऐसी कलेक्शन प्रोसेस होती है, मेथड दैट अलाउ करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट डायग्नोस्ड इन अ चाइल्ड या एम्ब्रियो। कि एक ऐसी थेरेपी, जैसे हम लोग कहते हैं ना, मसाज की थेरेपी दे दो, जैसे बॉडी में पेन हो रहा है तो हमें आराम फील हो जाता है, तो ऐसे जीन में थेरेपी दे दो जिसके वजह से कि अगर किसी के फैमिली मेंबर को जेनेटिकली गंभीर बीमारी है तो वो जो बच्चा गर्भ में ही पल रहा है उसके गर्भ में ही उसकी निदान करके उसके जीन में ऐसा बदलाव कर दो, एम्ब्रियो के अंदर ही अंदर, जिससे बच्चे को बीमारी आगे न बढ़े। यानी कि जब वो जन्म पैदा ले ना, उसके अंदर ये बीमारी रहे ही ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जीन थेरेपी। सोचो हमारी मेडिकल साइंस इतनी आगे है कि एम्ब्रियो के अंदर पल रहे बच्चे का जो फैमिली जेनेटिकली बीमारी है उसी को ठीक कर दो। वाह, इट्स अमेजिंग। तो इसमें करते क्या है, बाय इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन। तो क्या करते हैं, जो डिफेक्टिव जीन होगा उस बच्चे में उस जीन को निकाल लेंगे और उसके बदले पे एक नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देंगे। जो डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील होगा जीन रिप्लेस बाय नॉन फंक्शनल जीन इज कंपनसेट। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990 एम ब्लीच एंड डब्ल्यू एफ एंड्रिस्को of National Institute of Health attempt gene therapy on a 4-year-old girl with adenosine deaminase deficiency। एम्ब्लीज और डब्ल्यू एफ एंड्रिस्को ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन्होंने अटेम्प्ट किया था एक 4 साल की बच्ची जो ग्रसित थी एक बीमारी जिसका नाम था एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज बीमारी।
एडीए जो होता है कॉज ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज, एक एंजाइम होता है जो नहीं बनता है, उसी की वजह से होता है बीमारी। इस केस में होता क्या है, इट कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसफर। इस केस में या तो इसका निदान है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन करा दो, जिससे कि उसके अंदर नए जीन का फॉर्मेशन हो। तो ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है। दिस इज बचने के लिए वैज्ञानिकों ने किया एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बट इज नॉट फुली कुरेटिव। ये सक्सेस नहीं है। जरूरी नहीं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो गया तो ये एकदम सक्सेस ही है, लेकिन जीन थेरेपी जो है इसीलिए तो लाया गया कि ये सक्सेस भी हो, कम पैसे में भी हो जाए। वैज्ञानिक इसमें करते क्या है कि लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट, लिम्फोसाइट जो होते हैं वो पेशेंट से लेते हैं ब्लड, वेयर ग्रोन इन कल्चर, उसे एक बाहर कल्चर में ग्रो कराते हैं। ठीक है। एंड फंक्शनल एडीए, और उसे बनाते हैं फंक्शनल एडीए में। फिर उसको cDNA वाज इंट्रोड्यूस इन लिम्फोसाइट यूजिंग ए रेट्रो वायरल वेक्टर। उसका क्या करते हैं, फिर रेट्रो वायरल का जो वेक्टर होता है उसका उसे कंबाइन करा देते हैं। कंबाइन कराने के बाद लिम्फोसाइट में ट्रांसफर इनटू द पेशेंट बॉडी, फिर उस लिम्फोसाइट को पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट करा देते हैं। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट डन बिकॉज द सेल्स आर मोल्टन। हम लोग जानते हैं कि ये लिम्फोसाइट इसीलिए हो पाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो सेल होता है वो मोर्टल होता है, यानी वो मर जाएगा, अमर नहीं है कि वो हम कभी मरेगा ही नहीं। तो ये हम लोग समय समय पर इसका क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन कराते रहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है आरबीसी उसका 120 दिन होता है, डब्ल्यूबीसी 1 हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, और लिम्फोसाइट क्या है हमारा, डब्ल्यूबीसी है। तो यानी हर हफ्ता यानी 15 दिन पे हमें इसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन कराना पड़ता है, बार बार इसे चेंज करवाना यानी इसका ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है, जैसे डायलिसिस में होता है। लेकिन फॉर परमानेंट क्योर जीन आइसोलेटेड फ्रॉम द बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज कैन बी पॉसिबल क्योर। अगर इसे परमानेंट हमें सही करवाना है तो इसकी जीन थेरेपी एम्ब्रियो के अंदर ही बच्चे का डायग्नोस्ट कर दो, जीन का अदला बदली कर दो, तब वो हमेशा के लिए सही हो जाएगा। लेकिन अगर जन्म के बाद होगा तो जन्म के बाद पॉसिबल नहीं है बच्चों। अदर डिजीज लाइक सिस्टिस फाइब्रोसिस, हीमोफीलिया, कैंसर, पार्किंसंस आर आल्सो ट्रीटेड बाय जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के द्वारा एम्ब्रियो के अंदर ही उस बच्चे में ये अन्य सारी बीमारियों का भी इलाज हम लोग जीन थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं। देखो ये सब पढ़ने में बहुत आसान लगता है, ठीक है कि अरे ऐसा हो जाएगा, कितना गजब, हमारा साइंस कितना ज्यादा डेवलप है। लेकिन बच्चों जब ये होता है प्रोसेस ना, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है। भगवान न करे कि किसी को ऐसा दिन देखने को पड़े, लेकिन ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है। चलिए बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एक अर्ली डिटेक्शन प्रोसेस होता है जिसमें डिजीज इज नॉट पॉसिबली बाय कन्वेंशनल डायग्नोसिस मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें डिटेक्ट नहीं हो पाता है डिजीज, इसीलिए इसका डायग्नोसिस मेथड फेल हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सम टेक्निक्स यूज करते हैं अर्ली डायग्नोसिस के लिए, जैसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यूज कर लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर लिए, या फिर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा हम लोग यूज कर लिए। पॉलीमरेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि लो कंसंट्रेशन ऑफ द पैथोजन इन द बॉडी डज नॉट अलाउ डिटेक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, उस बॉडी का टेम्परेचर कम कर देते हैं, जिससे पैथोजन जो होगा बॉडी के अंदर वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज, न्यूक्लिक एसिड ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एम्प्लीफाइड बाय पीसीआर फॉर इट डिटेक्शन। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैक्टीरिया और वायरस का हम लोग न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए आरएनए निकलाएंगे, उसका एम्प्लीफाइड करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, और फिर हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे आराम से। और इट इज बीइंग यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट एंड जेनेटिक म्यूटेशन इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट। और ये तब यूज करते हैं जैसे किसी को एचआईवी हुआ हो, कि हम लोग पता है कि उसके अंदर एचआईवी वायरस है, हमें लग रहा है कि नहीं उसे एड्स हो गया है, या उसके जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन हो गया है, या उसके अंदर कोई कैंसर वायरस पाया जा रहा है उस पेशेंट के अंदर, हमें ये पता चला, तो हम इसके लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं बच्चों, जिससे हम उस बैक्टीरिया पैथोजन को डिटेक्ट कर पाते हैं। या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा करें तो इसमें क्या करते हैं, कोई सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो चाहे आरएनए को हम लोग टैग करते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड प्रोब। जैसे डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है,
तो इसमें से किसी एक को हम लोग टैग्ड कर दिए। अब टैग्ड का मतलब ये होता है बच्चों ना, उस पे मोहर लगा देना, धप्पा लगा देना, जिससे वैज्ञानिकों को अब डीएनए जहां जहां जाएगा, जिस जिस सेल के अंदर जाएगा, हमें पता चल जाएगा, अच्छा ये यहाँ गया, वहां गया, इससे मिला, उससे मिला, ये करा। ठीक है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लेबल, टैग्ड करना। और ऐसे टैग्ड वाले जो जीन होते हैं, उन्हें हम लोग प्रोब कहते हैं बच्चों। इस मेथड में प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। जो प्रोब होता है वो हाइब्रिडाइज हो जाता है कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, डीएनए दोनों डीएनए के साथ क्या होता है, मिल जाता है, जिससे उस डीएनए को पता भी नहीं चलता है। इन द क्लोन ऑफ सेल्स, उसकी टू कॉपी के साथ, द सेल्स आर देन डिटेक्टेड बाय ऑटो रेडियोग्राफी। एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। एक मशीन होती है बच्चों, उस मशीन के अंदर से जब इस डीएनए गुजरता है ना, तो इस डीएनए इसको पहचान लेता है, ये मशीन इसको पहचान लेता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। जैसे जैसे पहले रेडियो आप लोगों ने देखा है, वैसे एक कैमरा आता था, जैसे हम लोग चलचित्र बनाते थे, कि जैसे उनका फोटो है, तो एक ब्लैक एंड व्हाइट एक रील निकलता था। ठीक है, अब तो जैसे मोबाइल कैमरा हो गया है, तो कहीं भी हम लोग सेल्फी ले लेते हैं, फोटो लेते। पहले ऐसा नहीं था, पहले जब फोटो आदमी का खींचा जाता था कैमरा से, तो उसकी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रहती थी, जिसमें भूत लगता था। शायद आप लोग को याद होगा, ब्लैक ब्लैक रहता था। तो वैसे ही जब डीएनए को गुजारा जाता है, जब उसकी पूरी बॉडी को जैसे एमआरआई किया जाता है, वैसे उसके बॉडी को जब एमआरआई होती है, तो उस दरमियान ऑटो रेडियोग्राफी एक मशीन उसके मशीन से जुड़ी रहती है। जब उसकी बॉडी से वो रेडिएशन गुजरता है, तो जहां पे टैग डीएनए रहता है वहां पे वो डिटेक्ट कर लेता है। इसी मशीन को हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, द सेल्स विथ म्यूटेटेड जीन विल नॉट बी ऑब्जर्व। जो जीन म्यूटेटेड होगा वो हमें नहीं पता चलेगा, हम नहीं देख पाएंगे, जिसकी कोई फोटोग्राफिक फिल्म नहीं बनेगी। लेकिन बिकॉज द प्रोब वाज नॉट कम्प्लीमेंट्री टू द म्यूटेटेड जीन, वह कम्प्लीमेंट्री जो जीन होगा वो म्यूटेटेड जीन से बाइंड नहीं करेगा। अगर वो कर लेता तो उसकी फोटोग्राफिक फिल्म बन जाती। ठीक है, या तो फिर हम तीसरा मेथड जिसे हम लोग कहते हैं स्टे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट, जैसे एलिजा, एक ऐसी टेक्निक्स होती है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। अब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने आप लोग को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ाया था कि हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी हमारा डब्ल्यूबीसी है, और बाहर से कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, तो वो हो गया एंटीजन। तो हमारा एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचान लेता है। तो दोनों में एक प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो ये जो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन होता है, ये एलिसा के द्वारा ही पॉसिबल है, जिसमें क्या करते हैं कि आइदर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन प्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन आर डिटेक्टेड ऑन द एंटीबॉडी प्रोड्यूस अगेंस्ट द पैथोजन या डिटेक्टेड। जैसे मान लो कि हम लोग कोई एक बीकर है, इसके अंदर पहले से हम लोग एंटीबॉडी बना के रख दिए हैं। अब सोचो यहाँ से कोई एंटीजन आ रहा है, जैसे ही आएगा, इससे जब बाइंड करेगा यहाँ पे, तो तुरंत इसको क्या होगा, पता हो जाएगा कि नहीं। मतलब ये इसे इंटरेक्ट कर लिया, डिटेक्ट कर लिया एंटीबॉडी, और जैसे इसे डिटेक्ट करेगा तुरंत इसे किल कर देगा। तो यही तो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंटेसे। ठीक है, या फिर चौथा प्रोसेस है जो सबसे कॉस्टली होता है, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। देखो, हमारी माता से कहते हैं कि हमारे पिता से केवल उनका डीएनए आता है, जिससे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो जीन होते हैं वो मिलते हैं। लेकिन हमारी पूरी बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है वो मदर के सेल से ही होता है। जो मदर का जो सेल होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल होता है, वो होता है बच्चों स्टेम सेल। ये स्टेम सेल से हमारी पूरी शरीर की निर्माण होती है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि हमारे सारे सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो माइटोकॉन्ड्रिया पिता का नहीं है बच्चों, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारी माता से आता है। इसीलिए क्या होता है बच्चों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसे अपने मम्मी से ज्यादा लगाव होता है, पापा से कम होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है। ये हमारे मातृत्व की वजह से आते हैं, पितृत्व की वजह से नहीं आते हैं। ये जो स्टेम सेल होता है ना, ये अनडिफरेंशिएटेड बायोलॉजिकल सेल होता है, ये विभाजित नहीं होता है। लेकिन दिस कैन बी डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल। ये डिफरेंशिएट हो सकता है, डिवीजन कर सकता है कुछ ही सेल में, जैसे स्पेशलाइज्ड सेल, एंड कैन बी प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल, और ये बहुत सारी मात्रा में स्टेम सेल प्रोड्यूस करता है। ये जो डिफरेंशिएट होता है किसमें, अम्बाइलिकल कॉर्ड, अम्बाइलिकल
कॉर्ड के अंदर। ये अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या होता है बच्चों, कि जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं तो उनके नाभि से, हमारे नाभि से माँ का जो प्लेसेंटा होता है वो एक नली के द्वारा जुड़ा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं गर्भाशयी नली। ये अम्बाइलिकल कॉर्ड के द्वारा ही माता का जो फूड जो खाती है वो बच्चे के शरीर के अंदर आता है। तो हमारे शरीर में जो नाभि होता है ना, वो अम्बाइलिकल कॉर्ड हमारी मम्मी के प्लेसेंटा से जुड़ा रहता था, तभी हमें न्यूट्रिशन मिलता था। ठीक है। स्टेम सेल आर फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो स्टेम सेल होता है ये केवल मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर ये मल्टी स्टेम सेल नहीं होते हैं। एडल्ट जो होते हैं स्टेम सेल आर यूज्ड इन मेडिकल थेरेपीज। एडल्ट में स्टेम सेल को मेडिकल थेरेपीज के द्वारा किया जाता है, जिसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन किया जाए। स्टेम सेल कैन आल्सो बी टेकन फ्रॉम अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जस्ट आफ्टर बर्थ। तो जैसे ही जन्म के उपरांत अम्बिलिकल कॉर्ड से हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो स्टेम सेल होता है बच्चों, इसके अंदर इतनी काबिलियत होती है, इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि ये पूरे शरीर का निर्माण कर सकती है ना अमेजिंग। यही सेल हमारे पूरे शरीर का निर्माण करती है बच्चों। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो आप। स्टेम सेल, तो स्टेम सेल लीवर बना सकती है, स्टेम सेल हार्ट बना सकती है, स्टेम सेल किडनी बना सकती है, स्टेम सेल हर एक बॉडी पार्ट बना सकती है बच्चों। तो स्टेम सेल बहुत कारगर होते हैं, लेकिन ये हमेशा अनडिफरेंशिएटेड है बायोलॉजिकल सेल के हिसाब से है। लेकिन ये डिवाइड करेगी किसमें, स्पेशलाइज सेल। जैसे अम्बाइलिकल कॉर्ड के अंदर जो सेल है, अम्बाइलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है उसके अंदर आफ्टर बर्थ, बस और कहीं नहीं। आइए बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अब देखो, हमने दवा के बारे में पढ़ लिया, बीमारियों का निदान कैसे होता है हमने ये भी पढ़ लिया, कि अगर हमें बीमारी होगा तो हम उसे गर्भ में भी सही कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैसे जीन थेरेपी हमने पढ़ा। ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर पैदावार कम हो रहा है, इंसेक्ट खा रहे हैं, तो हम लोग प्लांट के अंदर मॉडिफाइड कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्लांट मॉडिफाइड हो जा रहा है। टमाटर के अंदर ऐसे जो जीन रहते थे जिसकी वजह से वो पक जाता है, उस जीन को रिप्लेस कर दिया गया, जिससे टमाटर जल्दी पकता ही नहीं है। तो हम लोग एग्रीकल्चर में ये सब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, एनिमल बनाएंगे। अब ये जो एनिमल होंगे, जैसे समझो कि अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं, जैसे चूहा हुआ हो गया, इनके ऊपर भी हम लोग करते हैं। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए ये सब यूज किए जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। सोचो इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, तो ये ट्रांसजेनिक एनिमल को अगर नहीं डेवलप कराया जाएगा तो कहाँ पे हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो क्या होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, जिस आइए इनके बारे में समझते हैं पहले, कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं whose DNA is manipulated to possess and express an extra foreign gene are also known as transgenic animal। ट्रांसजेनिक रैट हो गया, रैबिट हो गया, सुअर हो गया, भेड़ हो गया, गाय हो गए, ये सब प्रोड्यूस किए गए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के अंतर्गत। फॉलोइंग आर द कॉमन रीजन फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक एनिमल। क्या ऐसे कारण आ गए हैं कि इन ट्रांसजेनिक एनिमल को प्रोड्यूस करना पड़ा। ये जो नॉर्मल आपके घरों में चूहे दिखते हैं ना, ये नॉर्मल चूहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है। जो सबसे पहले जो काऊ थी, जो कि हाइब्रिड काऊ बनाई गई थी, उसका नाम रोजी था। ठीक है। उसके पर लीटर दूध में 2.5 ग्राम प्रोटीन पाया गया था। जो सबसे बड़ी एक हम लोग कहते हैं सफलता हमें मिली, कि हम लोगों ने प्रोटीन गाय के शरीर से बनवाया। उस गाय का नाम था रोजी। ठीक है। तो हम क्या क्या हमारा रीजन हो सकता है, तो स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जिसमें यूजफुल टू स्टडी जीन रेगुलेशन देयर इफेक्ट नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। या फॉर एग्जांपल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लिए हम लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल, स्टडी ऑफ डिजीज के लिए हमने किया, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हमने इसका यूज किया था। देखो यहाँ लिखा है, इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। एक बहुत बड़ी सफलता हम लोग को मिली थी। क्या होता है कि जो मिल्क कंटेन होता है ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन एंड वाज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फॉर द ह्यूमन बेबीज फॉर द नेचुरल काउ मिल्क। तो जो हमारी मदर होती है, मदर से उतना ये प्रोटीन नहीं मिलता है जितना कि इस काऊ मिल्क से हमें मिला। तो होता क्या है कि जो ह्यूमन के अंदर जो दूध होता है उसमें अल्फा लैक्ट एल्बुमिन कम होता था। ठीक है।
बहुत कम होता था। लेकिन जब ये रोजी गाय जो थी इसमें ये बहुत भारी मात्रा में पाए गए जो हमारे बॉडी के शरीर के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बच्चों। वैक्सीन सेफ्टी में ट्रांसजेनिक एनिमल यानी वैक्सीन बनाए हम लोग पहले ह्यूमन पे ट्रायल नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जैसे कि सेफ्टी वैक्सीन बिफोर यूजिंग ह्यूमन ह्यूमन पे यूज करने से पहले हम लोगों ने जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, चूहे पे प्रयोग कर लिया, सूअर पे कर लिया, गाय पे कर लिया। अगर वो उनको कुछ नहीं होता है तब फिर हम लोग ह्यूमन पे ट्रायल करते थे। केमिकल सेफ्टी के लिए हमने जो दवा बनाई है, पता नहीं वो ऐसा टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस ना कर दें, जिसकी वजह से ह्यूमन के अंदर वो इंसर्ट करा दिए और ह्यूमन का डेथ हो गया। तो पहले हम उस पे ट्रांसजेनिक एनिमल पे यूज करने के बाद फिर हम लोग ह्यूमन पे ट्रायल करते हैं। ऑन एक्सपोजिंग तो टॉक्सिक सब्सटेंस देयर इफेक्ट स्टडी इन द लेस टाइम। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एथिकल इशू क्या होता है। ये बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म शो अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट व्हेन सच ऑर्गेनिज्म आर इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। अब देखो जो भी इकोसिस्टम जो है जो हमारे आसपास का जो वातावरण है इस धरती पे जो भी जीव रहते हैं ये अनप्रेडिक्टेबल है और उनसे उत्पन्न किए गए जो प्रोडक्ट हैं वो भी किसी पे उसका कोई कहते हैं ना अधिकार नहीं है। तो वही जो मॉडिफिकेशन है यूज फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस जैसे फूड हो गया मेडिसिन हो गया सोर्स फॉर एग्जांपल क्रिएट प्रॉब्लम विद पेटेंट ग्रांटेड। अब क्या है कि जैसे समझो कि हमारे देश में हल्दी नहीं होता है, क्या इंडिया में हल्दी नहीं होता है, क्या इंडिया में चावल नहीं होता है? अरे हमारा देश तो चावल प्रधान देश है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे फूड हैं, क्रॉप हैं, जिस पे कहते हैं ना हमारा अधिकार नहीं है। हम नहीं कह सकते नहीं इसके हम जन्मदाता हैं। जैसे हमारे ही देश में हिंदू मुस्लिम राजनेता पार्टी लोग करते रहते हैं। हमारा देखो अगर हम बोलें तो हमारा ओरिजिन भाई सनातनी है। अगर हम मान रहे हैं कि सनातनी हमारे हिंदू से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये एक अपना एक अलग मसला हो गया। लेकिन हम मान रहे हैं कि नहीं हमारा इससे हुआ है, मुस्लिम कह रहे नहीं हमारा उनसे हुआ है। तो भैया आप इंडिपेंडेंट है, आप उनको मानिए, हम अपने को मानेंगे। लेकिन इसमें लड़ने की क्या बात है? लेकिन अब जो मुस्लिम कोई है वो ये ना कहे नहीं कि सनातनियों का भी जन्म जो है हमारे से हुआ है। हिंदू ये ना कहे कि नहीं हमारे से तुम्हारा हुआ है। तुम अपने में खुश रहो, हम अपने में खुश रहें। लेकिन एक दूसरे का अधिकार तुम मत छीनो। जैसे पानी हो गया, कोई सामान हो गया, जिस जहाँ पे जो हो रहा है उस पे अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। तो जो बड़ी-बड़ी कंट्री हैं, जो डेवलपमेंट देश हैं, वो क्या करती हैं कि जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके जो रिसोर्सेस हैं, उनके रिसोर्सेस पे अपना अधिकार जमा लेते हैं कि वो हमारा है, उस पे हमारा पेटेंट रहेगा। वो जो भी चीज रहेगा वो हमारा सब कुछ है। तो ये गलत बात है। इसी को हम लोग एथिकल इशू समझते हैं। इसे देखो पेटेंट ग्रांटेड कराना। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, जो भी कंटेंट है, अब कोई कह दे कि नहीं ये कंटेंट तुम मत यूज करो, ये मेरा है। जिस लैपटॉप से तुम पढ़ा रहे हो लैपटॉप मेरा है। ठीक है। भैया लैपटॉप की कंपनी ने जो बनाया है उस कंपनी लेकिन मैंने इसको तो खरीद लिया ना, अब तो ये मेरा हो गया ना। लेकिन ये जो कंटेंट मैं लिख रहा हूँ ये तो इस पे तो मेरा अधिकार है ना कि किसी मैं तुम्हारे लैपटॉप पे लिख रहा हूँ कि तो तुम ये बोल दो कि नहीं ये हमारा अधिकार है। ये सब गलत है। तो गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि ऐसे मनमानी कोई नहीं कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था बनाई जिसका नाम है GEAC, जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। कि अगर ये जिसको अप्रूव कर देगी कि नहीं ये वैलिडी है, सेफ्टी है, तब ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए इसे बाहर निकाला जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए ब्रेड बनाए तो मार्केट में सप्लाई कर दोगे और मार्केट में गया कोई मर गया किसी को प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारे ब्रेड में साफ सफाई नहीं है, बैक्टीरिया है उसमें, कोई केमिकल है। तो ये सब चीज क्या है, पब्लिक के लिए हानिकारक हो सकती है। तो पब्लिक की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने GEAC एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो कि ये डिसाइड करती है कि कोई भी सामान पब्लिक के लिए सेफ है, वैलिड है या नहीं। जब ये प्रूव कर देगी तब वो चीज आगे बढ़ती है बच्चों। Angered public is questioning that certain companies granted patent for product and technologies which are grown, identified, used by farmer, indigenous people related to specific region, country। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिक उठती है कि क्या ये जो चीज बनी है क्या ग्रांटेड है या नहीं है। अब जैसे देखो FCI करके एक हमारे
फूड विभाग है। मुझे पता चला मैगी के अंदर शीशे पाई गई, बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया। फिर मैं कभी मैगी के बारे में सुना। फिर मैंने सुना कि एक लड़की थी ब्रेड खाई, ब्रेड दूध खाते उसका डेथ हो गया। ठीक है। अब एवरेस्ट मसाला का फैला था कि उसमें कोई ऐसा केमिकल पाया गया था जो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब मनमानी है। ठीक है भाई, हम लोग केवल किताबी में चीजें पढ़ते हैं, लेकिन असल में हर एक चीज का रेगुलर जांच नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट कितनी भी बदल जाए, कितनी भी सुरक्षा हम लोग की प्रबल हो जाए, लेकिन करप्शन भ्रष्टाचारी कभी नहीं खत्म होगा, चाहे जो भी गवर्नमेंट आ जाए। ठीक है, तो ये एथिकल इशू ये सब यही बताते हैं हमारे देश के प्रॉब्लम्स। अब जैसे देखो, राइस इज बीइंग यूज्ड सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर इन एशिया एग्रीकल्चर। हमारे एशिया एग्रीकल्चर के हिस्ट्री में इतिहास उठा के देख लो, तो हजारों साल से बासमती चावल की खेती हो रही है, जिसकी हिस्ट्री कहती है कि 2000 से, यानी कितने हैं, 2 लाख वेराइटीज हैं इंडिया में चावल के, जिसमें से जो बासमती है वो हमारे देश की सबसे यूनिक चावल मानी जाती है। फॉर उसकी सुगंध और उसकी सुगंध और स्वाद के, ठीक है, फ्लेवर उसके, स्वाद और उसके सुगंध के लिए ये बासमती चावल हमारे पूरे देश में प्रसिद्ध है, जिसकी 27 वैरायटी भारत में काटी जाती हैं, उगाई जाती है और काटी जाती हैं। कल्टीवेटेड का मतलब वही हो गया। लेकिन 1997 में जो अमेरिका था, वो कंपनी गॉट पेटेंट राइट फॉर बासमती राइस। अमेरिका कंपनी कहती नहीं, ये हमारा ओरिजिन वाला चावल है, ये हमारे देश से इसकी ओरिजिन हुई है। तो उसने क्या किया, यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उसने उसका पेटेंट ले लिया एंड वाज अलाउड टू सेल अ न्यू वैरायटी यूएस एंड अब्रॉड। और वो उसकी एक नई वैरायटी बनाई और उसे हर जगह फैला दी, तो बोली कि नहीं, हमारा तुम लोग कॉपी किए हो। दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंडियन फार्मर वैरायटीज। और ये जो बासमती चावल है, ये इंडियन फार्मर के द्वारा एक नई वैरायटी को बनाई गई, अमेरिका ये क्लेम करता है। क्या ऐसा सच सच है भाई? बिल्कुल नहीं है। और तो ये कैसे अधिकार जमा लिया? क्योंकि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ हिम्मत। हमारे पास उतना हिम्मत नहीं था, हमारे पास इतना साहस नहीं था कि हम जो विकसित देश है उनसे हम लड़ पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आइए इसी चीज को समझते हैं। बिसाइड बासमती राइस, नाउ अटेम्प्ट्स एंड प्रोग्रेस फॉर टर्मरिक एंड नीम। तो बासमती पे ही नहीं रुका, इसने जो हल्दी है, नीम का पौधा, उस पे भी अपना पेटेंट जमाना चाहा, अधिकार, कि नहीं ये भी हमारे देश का ओरिजिन है। आवर रीच लिगेसी विल रिड्यूस द कंट्रीज इंडिविजुअल्स वी डू नॉट पे अटेंशन या काउंटर दिस पेटेंट एप्लीकेशन। हमारे पास वो क्षमता नहीं थी, वो हम पे नहीं कर सकते थे कि इसको हम मना कर सकें। ठीक है, तो अब देखो कौन इसको सुलझाता है बच्चों। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, बायो पायरेसी क्या होता है। जिसे जैव दस्युता कहते हैं। Biopiracy defined as the use of bioresources by multinational company and other organization without proper authorization, countries concerned people without compensatory payment। जैसे मान लो कि जैसे हम लोग का गांव है, वहां पे एक बहुत सा बड़ा पोखरा है। अब नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कोई एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आई, उस पोखरे को हथिया ली, उस पोखरे को हथिया के वो अपना काम शुरू कर दी। उसने कोई भी कंपनसेटरी पेमेंट नहीं दिया, उसपे जबरदस्ती अपना क्या कर रहा है, अधिकार जमा के वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है वहां पे। ऐसे ही बहुत सारे देश हैं जो अलग अलग आइलैंड को कब्जे में लेके उस पे उसका बायो रिसोर्स यूज करके बहुत सारी ऐसे ऐसे अपनी मिसाइलें, अपने देश के विकास के लिए टेक्नोलॉजीज बना रही, मशीनें बना रही। जैसे अमेरिका ने एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। अगर आप सर्च करेंगे ग्रीनलैंड, तो अमेरिका क्या करते हैं, इस ग्रीनलैंड एक छोटा सा एशिया है जहां पे कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शासन नहीं है। इसको अवैधानिक तरीके से अमेरिका ही कंट्रोल करता है। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है कि जैसे ग्रीनलैंड पे एक ऐसा रिसोर्स पाया गया रिसर्च में कि वहां पे ऐसे ऐसे खदान पाए गए हैं जहां पे गोल्ड ज्यादा है, टंगस्टन ज्यादा है, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक जैसे बसें बनती हैं, जो उससे बैटरी बनती है, उस बैटरी को बनाने के लिए, मोबाइल बनाने के लिए जो सारी सामग्री है उस ग्रीनलैंड पे पाई जा रही है। तो अमेरिका क्या चाह रहा है कि जो अवैधानिक तरीके से था, अब वो संवैधानिक तरीके से उस पर कब्जा कर ले। तो अमेरिका उस पे अपना पूरा अधिकार जमाने के तुला है। लेकिन इधर है रसिया, इधर है चाइना, इधर है अमेरिका, ऐसा होने नहीं देंगे।
देखो क्या होता है, तो यही होता है बायो पायरेसी। अपने शक्ति प्रदर्शन द्वारा किसी के दूसरे बायो रिसोर्सेज को कब्जे में ले लेना, यही कहलाता है बायो पायरेसी, जिसपे कोई प्रॉपर ऑथोराइजेशन नहीं है किसी भी कंट्री का। जनरली फाइनेंशियली रिच नेशन, जो बहुत ही अमीर राष्ट्र होते हैं, पुअर इन डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, और ऐसे देश जो कि बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज के अभाव में गरीब रह जाते हैं, वही डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशन, वो क्या होते हैं, जो डेवलप कंट्री होते हैं उनके अंडर में रहने लगते हैं। जैसे पाकिस्तान है, ये सब साले क्या है, अनपढ़ गवार। ठीक है, मिसाइल खरीद लेते हैं, आतंकवादी हमले हमला बार बार करते रहते हैं। ये लोग अशिक्षित हैं, इन लोग का मतलब है बस मारना कटना मर जाना, मतलब कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये लोग क्या है, पुअर लोग हैं। जो डेवलप कंट्री जैसे चाइना है, जो रसिया है, ये अमेरिका है, ठीक है, जापान है, देखो कितना डेवलप कंट्री, हमारा इंडिया भी कितना डेवलप्ड है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये किसी पे ऐसा हमला नहीं करते हैं। इनको अपने ही अंदर डेवलप करना है, अपने देश को विकसित करना है, अपने समाज को विकसित करना है। लेकिन इन लोग का मतलब ये नहीं रहता है, जो पुअर देश के लोग रहते हैं। तो इनके पास अभाव कम है, नॉलेज कम है, बुद्धि कम है, तो इस पे कोई जो दिमागदार वाला रहेगा उन पे राज करेगा। वैसे हमारे भारत देश पे भी अंग्रेजों ने 100 साल क्यों राज किया, क्योंकि हम लोग एथिक पे जीते थे। ठीक है, कि नहीं शाम हो गया तो हम युद्ध नहीं करेंगे, फिर हम लोग हथियार नहीं उठाएंगे, हम लोग उसे नहीं मारेंगे, हम लोग चुगलखोरी नहीं करते और किसी के पीठ पे वार नहीं कर। अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया, हजारों साल तक राज किया। तो यही सब प्रॉब्लम है हम लोग का। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसर्च कैन बी एक्सप्लॉइटेड मॉडर्न एप्लीकेशन एंड टू यूज टू सेव टाइम एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द कॉमर्शियलाइजेशन, जिसे कॉमर्शियलाइजेशन लोग कर लेते हैं। ठीक है, टू चेक द प्रॉब्लम, इंडियन पार्लियामेंट रिसेंटली क्लियर द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इशूज इनटू कंसिडरेशन। हमारे भारत देश में इंडियन पेटेंट बिल पारित हुआ, जिसमें जो भी प्रॉब्लम हुआ वो हमारी पार्लियामेंट ने उसे कहा कि इसे देखो, इसको चेक करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो और इसे क्लियर करो कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट टॉपिक है पेटेंट क्या होता है। पेटेंट इज ए सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड स्टेट नेशन टू इन्वेंटर या देयर असाइन्ड फॉर लिमिटेड प्रॉपर्टी एक्सचेंज पब्लिक डिस्कवर इन्वेंशन। पेटेंट सेटिस्फाई थ्री क्राइटेरिया: नोवेल्टी, नॉन ऑब्वियसनेस, यूटिलिटी। ऐसे समझो दोस्तों, पेटेंट का मतलब जैसे मान लो एक पेन है। अभी जिस पेन से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जापानी है, मेड इन जापान। अब ये पेन क्या है, भारत में बना होगा, बिल्कुल बना होगा। लेकिन ये पेन जो सबसे पहले बनाया, उस पेन का क्रेडिट कौन लेगा? जापान ही लेगा ना। तो अब तुम इसका कॉपी करके ऐसा बना लो, लेकिन जो पेटेंट होगा वो जापान के पास ही रहेगा, यानी इसका जन्मदाता, इसका खोजकर्ता जो होगा वही इसका राज करेगा, और इस पे जो टैक्स होगा, जो पैसा होगा, वो उसी को मिलेगा। अब जैसे हम लोग लाइट में पढ़ा रहे हैं, बल्ब में पढ़ा रहे हैं, एडिसन ने खोज किया, तो इसका पेटेंट कौन लिया? एडिसन, क्योंकि एडिसन क्या थे, खोजकर्ता थे भाई। तो जो खोजकर्ता होगा, जन्मदाता होगा, वो इसका पूरा क्या करेगा, इन्वेंशन बनेगा। ठीक है, उसका राइट गारंटेड होगा उसके पास, ग्रांटेड, जिसके वजह से अब देश में किस उसका कैसा भी प्रोडक्ट बना लो, मालिक एक ही रहेगा। ठीक है, जिसे सेटिस्फाई करती है तीन क्राइटेरिया: नोवेल्टी क्या है उसकी, नॉन ऑब्वियसनेस क्या है, और इसकी यूटिलिटी क्या है, कितने मात्रा पे खर्चे हो रहे हैं। ये उस पेटेंट पे निर्भर करता है कि वो इन्वेंटर कितना चाहता है, कितनी उसकी बिक्री हो। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गए बच्चों। ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने बस इतना पढ़ा कि बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस के द्वारा हम लोगों ने बायो में टेक्नोलॉजी घुसा के जो भी उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया समझे, तो पिछले में पढ़ी थी, जो उत्पाद बनाई इस अध्याय में हम लोग पढ़े, इस लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको जैसे पेटेंट हो गया, बायो पायरेसी हो गया, और ये एथिकल इशू। बायो पायरेसी आपसे बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, 2 मार्क्स में, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। मैं वन बाय वन आपको दिखा दे रहा हूँ। क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन क्या होता है, बीटी क्रॉप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया क्या होता है, कंपेयर कंस्टेंट एडवांटेज डिसएडवांटेज, ट्राई प्रोटीन क्या होता है, जीन थेरेपी क्या होता है, इसका पूरा एकदम एग्जाम्पल दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
concepts से diagrammatically represent the experimental system cloning and expressing gene growth hormone into bacteria like E. coli। ये पूरा अगर फिगर आपको याद हो जाएगा तो ये आपके एग्जाम में काम बन जाएगा। देखिए इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया थी। कैन यू सजेस्ट मेथड रिमूव ऑयल हाइड्रोकार्बन फ्रॉम सीड बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री ऑफ ऑयल। बिल्कुल। फाइंड आउट इंटरनेट व्हाट इज गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के बारे में क्या है आप इसको अच्छे से बता सकते हैं कि गोल्डन राइस क्या है। जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है जिसके अंदर बीटा कैरोटीन पाई जाती है जो प्रो विटामिन ए का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होता है। जो प्रो विटामिन ए होता है कन्वर्टेड टू विटामिन ए इनसाइड द बॉडी एंड गिव द राइस ग्रेन कैरेक्टरिस्टिक गोल्डन कलर। अभी क्या होता है बीटा कैरोटीन से गाजर में पाया जाता है उसे रंग प्रदान करता है, वैसे ये बीटा कैरोटीन भी क्या करता है कि ये तो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है प्रो विटामिन ए का। तो विटामिन जैसे हम लोग इसे खाएंगे चावल को उससे हमको क्या मिलेगा प्रो विटामिन। जैसे हमारे शरीर में प्रो विटामिन जाएगी ये तुरंत विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगी। और बीटा कैरोटीन जो होता है ये इस चावल को एक सुनहरा रंग प्रदान करता है। और ये प्रोड्यूस करते हैं दो नए एंजाइम बीटा कैरोटीन एक्सप्रेशन ग्रेन इट इज इंस्टेंट कम्प्लीमेंट्री स्ट्रेटेजी फाइट अगेंस्ट विटामिन ए डिफिशियंसी। जो विटामिन ए से कमी होती है उससे ये लड़ते रहते हैं। क्या डज आवर ब्लड है प्रोटीएज एंड न्यूक्लिएजेस। इसके तो पढ़ लीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। कंसल्ट इंटरनेट एंड फाइंड आउट हाउ टू मेक ओरली एक्टिव पोटेंशियल फार्मास्यूटिकल। व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इनकाउंटर। ये सब सारे क्वेश्चंस दिए हैं आप कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, जो भी आपका सजेशन होगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कर दीजिएगा जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमें उम्मीद है कि आप जरूर हमें बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जो भी सजेशन आपको देना होगा आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। और अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि सीबीएसई बोर्ड की जो एक्सप्रेस सीरीज है वो कंटिन्यू चल रही है जिसमें आप सारे चैप्टर का वन शॉट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए और राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।